नीरू नगर गांव में ठंड की कहर आ चुकी थी। सभी गांव वाले बस इस बात से परेशान थे कि इस बार की ठंडी उनकी कैसी गुजरेगी। जिनके घर में राशन नहीं था वो पूरे दिन किसी न किसी के घर से भोजन का इंतज़ार करते, और छोटा मोटा जिसका धंधा था वो अपने काम पे हर रोज़ की तरह जाने लगे थे। ग्राहकों की कमी हो गई थी क्योंकि बाहर अच्छी खासी धूप भी नहीं निकल रही थी। गर्मियों में जिनके दुकान ज़्यादा चला करते थे, अब इस ठंड की वजह से ग्राहक दुकान पे आना छोड़ दिए थे और सभी दुकान वाले बस ग्राहकों का इंतज़ार करते। अगर कोई दुकान पे आता तो सिर्फ गरीब या भिखारी मदद मांगने के लिए। दुकान वाले और गांव वाले बहुत ही उम्मीद खोकर बैठे हुए थे क्योंकि उनके गांव का प्रधान बहुत ही खड़ूस और क्रूर किस्म का इंसान था। गांव वाले एक तो ठंड, दूसरे में अपने प्रधान से डरे हुए थे। गांव की औरतें आपस में बातें करने लगी थी कि इस बार प्रधान जी हमेशा की तरह करेंगे तो हमारा घर का भोजन कैसे चलेगा। वो हर महीने में हमारे पैसे में से आधा ले लिया करते हैं, और जो इस बार तो हमारे पति लोगों ने तो ज़्यादा कमाई भी नहीं की है। थोड़े बहुत जो पैसे आए हैं उससे तो हमारा ही घर चलना मुश्किल है। ये प्रधान जी का परिवार आया और फिर से सारा पैसा ले लिया तो हम क्या करेंगे। इधर प्रधान जी के परिवार एक साथ गांव में आ चुके थे। गांव की हिम्मत जुटा के एक गरीब औरत रमा आवाज़ उठाती और प्रधान जी से कहती, प्रधान जी इस बार हमने ज़्यादा कमाई नहीं की है तो हम लोग आपको अपने पैसे में से एक पैसा नहीं दे सकते। प्रधान जी का परिवार ज़्यादा बहसबाजी नहीं करता क्योंकि वो लोग अपनी इज्जत बचा के रखना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि गांव वाले उनके मुंह लगे। गांव में औरतें आपस में ये बातें करने लगती कि इस बार रमा ने उन्हें बचा लिया। गांव में एक ऋषि मुनि आते और गांव के सभी आदमियों को एक साथ बैठाते और कहते, मैं तुम्हें एक योजना बताता हूँ जिससे कि तुम लोग रातों रात अमीर हो जाओगे। झट झट सभी आदमी सवाल पूछना शुरू करते हैं, हे ऋषि मुनि हमें वो योजना बताएं, हम लोग अमीर होना चाहते हैं। ऋषि मुनि कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ कि पहाड़ जो है वहाँ पे बहुत सारे धन है। उस पहाड़ के पास तुम लोग जाओ गांव के पीछे और सारे धन ले लो। गांव के आदमी चकित हो जाते। उन्हें पहले तो यकीन नहीं होता, फिर भी क्योंकि ऋषि मुनि कह रहे थे तब भी वो लोग जाने को तैयार हो जाते। ऋषि मुनि उन्हें समझाते और कहते, जैसे तुम लोग मेरे कहते ही पहाड़ पे चढ़ने के लिए तैयार हो गए, वैसे ही क्यों नहीं एक साथ मिलकर एकता के साथ अपने गांव में कुछ काम करते। गांव वालों को ऋषि जी की बातें समझ आने लगी कि ऋषि जी उन्हें क्या समझाना चाहते हैं। वो गांव वालों को समझाना चाहते थे कि कोई भी काम अब तुम सब अलग अलग मत करो। एक साथ कोई काम करोगे और आवाज़ उठाओगे, अपने हक के लिए लड़ोगे तो प्रधान तुम लोगों को सामना नहीं कर पाएगा और तुम लोगों से वो बहस नहीं करना चाहता, इसलिए वो कुछ नहीं बोलेगा। गांव वाले मिलके गन्ने की खेती करते। इस बार उनके खेत में गन्ना बहुत ही अच्छा निकल आया था। उसे वो लोग शहर में ले जाके बेचने की बात करते हैं और आपस में ही हिसाब किताब बैठाते हैं कि कैसे वो लोग सारे पैसे आपस में बांटेंगे। और अगर प्रधान जी उनके पास नहीं आते हैं तो वो लोग एक फूटी कौड़ी भी प्रधान जी को नहीं देंगे क्योंकि इसमें उनकी प्रधान जी ने बिल्कुल मदद नहीं की। गांव वाले आपस में ये बातें करने लगते हैं कि ये हमारी मेहनत की कमाई है, हम लोगों को आपस में ही जैसे तैसे करके बांटना है, तो प्रधान जी की तो हिम्मत भी नहीं होनी चाहिए हमसे मांगने की। धीरे धीरे करके गांव वालों में हिम्मत आ जाती और वो लोग एक साथ किए हुए सारे काम को अब एक साथ प्रधान से सामना करने के लिए भी तैयार थे। प्रधान जी तक ये बात पहुंच जाती। अपनी पत्नी के साथ बैठे वो इसी योजना में जुटे थे कि कैसे ये गांव वालों की एकता तोड़नी होगी, इन सबको अलग अलग करना होगा क्योंकि ये सब अब एक साथ उठ खड़े हुए हैं
और अगर गांव वाले एक पैसा भी इस ठंड में नहीं कमाते तो मैं उन सबको अपना नौकर बना के रखने वाला था। लेकिन ना जाने कहां से इन मूर्ख गांव वालों के पास दिमाग आ गया और ये लोग एकता के साथ काम धंधे पे जुट चुके हैं। अब मैं उन लोगों के सामने जाके बहसबाजी नहीं कर सकता। उनकी पत्नी भी यही ज्ञान देती कि हाँ, अगर गांव वाले एक साथ उठ खड़े हुए तो हमारा गांव में रहना मुश्किल हो जाएगा। गांव वाले शहर में जाते और सारी गन्ना बेच देते और एक साथ मिलके कोई भी काम करने लगे। वो लोग जितने भी पैसे कमाते शहर से, वो सारे पैसे आपस में एक साथ शाम को बांट लिया करते थे, जिससे कि उनकी गरीबी धीरे धीरे दूर होने लगी। एक दिन रात में अचानक गांव वालों के सामने ऐसी घटना घटती जिससे कि वो लोग अब अपना बिजनेस के लिए बाहर निकलने में डरने लगे। वो लोग देखते हैं कि हर रोज़ रात में उनके घर के बाहर चापाकल चलने की आवाज़ आ रही थी और वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था, जिससे कि औरतें घर से बाहर निकलने में डरने लगी। उनकी अम्मा उन सबको समझाने लगी कि देखो, मुझे तो लगता है कि ये प्रधान का ही काम है, ताकि हम लोग परेशान हो और अपने पति को बाहर काम के लिए ना जाने दें। ये सब बात अगले दिन रामू और श्यामू आपस में बात करते हुए इसका हल निकालने की प्रयास करते हैं। रामू कहता, ये ज़रूर कोई ऐसा है जो नहीं चाहता कि हम लोग बाहर जाके काम करें और इसलिए वो हमारी पत्नियों और बच्चियों को डराने की कोशिश कर रहा है। इसका हमें बहुत बड़ा तोड़ निकालना होगा और कैसे भी करके हमें इस मुश्किल घड़ी में एक दूसरे के साथ खड़ा रहना होगा। प्रधान की इस नई चाल की भी उन लोगों ने कोई ना कोई हल निकाल ही लिया। रामू रोने लगता और कहता, मेरे तो कोई परिवार में ही नहीं है। उसको हरिया समझाता, तू घबरा मत, मेरे पूरे परिवार वाले तेरे ही हैं। अब आधी रात में आधे गांव वाले घर पे ही रहा करते और एक साथ बैठ के अच्छी अच्छी बातें और भजन कीर्तन करते, जिससे कि कुछ दिन बाद वो भूतिया साया भी हट गया और उन्हें सच्चाई भी पता चल चुकी थी कि ये सब काम उनके गांव के प्रधान जी ही कर रहे थे। क्योंकि जब वो लोग पता करते हैं और एक साथ कोने कोने पे जाके गांव में खड़े हो जाते हैं तो देखते हैं कि प्रधान जी के ही कुछ आदमी आते और ऐसी हरकतें कर रहे थे ताकि गांव वाले भूत समझ के कोई भी काम करने रात में ना निकले और वो उन लोगों का विकसित ना हो पाए। लेकिन वो लोग प्रधान जी को नीचा दिखाते हैं और अपनी जीवन यापन करने लगते हैं। ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर वीडियो लाइक कर।